This video is the work done by and for Empowered Tutoring, spreading knowledge, an online digital study platform. In the making of this video, we would like to give credit to following references which we have used to compose it. Computer Science with Python, a textbook for class 11th by Sumita Arora. Images and partial text are used from different websites listed by Google, Wikipedia, and my friends. Technology affects the way we communicate, learn, and think. It won't be hyperbolic if I say that today technology is ruling all our lives and the world. On one end, where technology makes our life so easy and convenient, on the other end, it may damage so many things if we use it carelessly. In a recent survey, it has been found that in the last year 2019, cyber criminals stole rupees 1.2 trillion from Indians through various cyber crimes. It may be because of unawareness and lack of adopting preventive measures while using technology. Hello everyone, welcome to Empowered Tutoring. Today I am in front of you with a very technological video which I suppose every one of us must watch to get aware with various cyber crimes and their consequences. I have also mentioned various guidelines and preventive measures which if we adopt then we can use the technology without any fear. So in the beginning of my video, let's have a glimpse how fast the technology is growing, and then I will start my video. So let's begin our video now. So firstly I would like to introduce you what is cyber crime. इसे हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं, इंटरनेट क्राइम भी कह सकते हैं, ऑनलाइन क्राइम भी कह सकते हैं. तो जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, साइबर क्राइम इज़ एनी टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस बाय डिजिटल मीन्स. यानी वो सारे क्राइम जो डिजिटल मीन्स के द्वारा कमिट होते हैं उन्हें हम साइबर क्राइम कहते हैं. दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस जिसमें मोबाइल फ़ोन्स का, कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडियम्स जैसे मैसेजेस हैं हमारे या चैट्स हैं हमारी या ईमेल्स हैं, इनके थ्रू अगर किसी भी तरह का कोई क्राइम अगर अकर होता है तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है. इस सीक्वेंस में कई सारे टर्म हैं जो आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, जैसे फिशिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, साइबर बुलिंग है, इसके अलावा आपका ऑनलाइन फ्रॉड है. तो इन सब को अभी हम आने वाले वीडियो में एक एक करके समझेंगे. तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए आप. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं साइबर ट्रोल की. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, sarcastic, derogatory, provocative messages or comments posted online targeting someone are called cyber trolls. अपने शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा साइबर ट्रोलिंग क्या है. इसको हम ट्रोलिंग भी कह सकते हैं. जैसा कि आप लोग जानते हैं आज
सोशल मीडिया का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दुनिया भर की जो टोटल पॉपुलेशन है, अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें से ऑलमोस्ट 40 से लेके 50% तक पॉपुलेशन किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही है। ये जो टर्म है साइबर ट्रोल या ट्रोलिंग, ये जनरली सेलिब्रिटीज़ के साथ आपको सुनने को बहुत मिलता होगा। जब भी ये सेलिब्रिटीज़, इनके बहुत सारे फ़ैन फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया पर, और ये अपने ऑलमोस्ट हर एक जो भी इनका रूटीन होता है या जो भी इनकी हैपनिंग्स होती हैं उनको ये शेयर करते हैं अपने फैंस के साथ, फॉलोअर्स के साथ। तो कभी भी अगर कुछ कंट्रोवर्शियल, अगर कोई इंसिडेंट के साथ ये लोग जुड़े होते हैं, कोई स्टेटमेंट इस तरह का अगर ये पास करते हैं, कोई अगर इस तरह का इनका एक्शन रहता है, तो उस पर जो दूसरे इनके फॉलोअर्स हैं या फैंस हैं वो कुछ रिवर्स कमेंट्स पास करके इन्हें ट्रोल करते हैं। आप लोग ये हाइलाइट्स न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि ये सेलिब्रिटी ट्रोल हो रहा है, वो सेलिब्रिटी ट्रोल हो रहा है अपने इस एक्शन की वजह से, अपने इस स्टेटमेंट की वजह से। सो ट्रोलिंग इज़ दिस थिंग। अगर हम एग्जैक्ट कुछ वर्ड इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपको कहूँ तो इट इज़ एक्चुअली द क्रिएशन ऑफ डिस्कॉर्ड ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज likely to quarrel or criticize others with inappropriate language with an intention to gain sometimes cheap publicity also। कभी कभी लोग बहुत चीप पब्लिसिटी पाने के लिए भी इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं, जिससे कि वो हाईलाइट हों, लोग उन्हें जानें कि इस तरह का कमेंट उसने उस सेलिब्रिटी के लिए किया है ना। तो ऐसा भी होता है। सोशल मीडिया ट्रोल जो होता है वो पर्सन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वर्ड है ट्रोल, ये एक्चुअली में वर्ब भी है, यानी इस प्रोसेस को, इस कमेंट्स पास करने की प्रोसेस को ट्रोल भी कहा जाता है, और जो पर्सन इस काम को करता है उसे भी ट्रोल कहा जाता है। तो जो ये पर्सन होता है जो इस तरह का करता है, वो इंटेंशनली बोलता है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल और लोगों की अटेंशन पाने की कोशिश करता है। और अटेंशन पाने की भूख इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी वो वल्गर लैंग्वेज तक का यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह, ज़्यादातर कंट्रीज़ में, ज़्यादातर स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो इसे ऑफेंस की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको बचना चाहिए इस चीज़ से। अदरवाइज़ नॉर्मल ये एक अंडरस्टैंडिंग कहीं आपको ना हो जाए कि जस्ट हम किसी को क्रिटिसाइज़ ही तो कर रहे हैं। तो क्रिटिसाइज़ आप कर रहे हैं, लेकिन वो डिफेम का आपके ऊपर केस कर सकता है ना। तो साइबर ट्रोलिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम ऑल्सो, इसीलिए मैंने इस सीक्वेंस में इसे सबसे पहले लिया है। और ये साइबर बुलिंग जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं उसी की एक फॉर्म होती है। आइए देखते हैं साइबर बुलिंग क्या है। साइबर बुलिंग मीन्स किसी को परेशान करना। जैसा आप लोग जानते होंगे, रैगिंग होती है स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, है ना, या जस्ट वहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं एक दूसरे को परेशान करते हैं, तो कुछ सरकास्टिक रिमार्क्स पास करते हैं, कुछ हैरेसमेंट्स के लिए रिमार्क पास करते हैं, कुछ डीमीनिंग रिमार्क्स होते हैं एम्बेरस करने के लिए, है ना। तो कुल मिलाकर साइबर बुलिंग साइबर ट्रोल जैसा ही है। फ़र्क इतना ही है कि साइबर ट्रोल जो है वो आपका नॉर्मली सोशल मीडिया पर आपका माना जाता है जब आप किसी सेलिब्रिटी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या किसी को भी आप कोई रिमार्क, कंट्रोवर्शियल रिमार्क पास कर रहे हैं। और यहाँ पर साइबर बुलिंग की बात करें तो आप इंटरनेट के थ्रू, सेल फोन्स के थ्रू, मैसेंजर्स के थ्रू, सोशल नेटवर्क्स के थ्रू जब भी आप इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी को परेशान करते हैं मैसेजेस भेज के, तो वो साइबर बुलिंग कहलाता है। आप देख सकते हैं एक ग्राफ मैंने नीचे मेंशन किया है, दिया है, जिसमें कि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर साइबर बुलिंग की परसेंटेज मैंने मेंशन कर रखी है। एक सर्वे से फाइंड किया हुआ ये डेटा है। ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑन एवरी पोर्टल यू कैन सी देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ साइबर बुलिंग, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। The next term which we will talk about is cyber stalking। हिंदी में अगर इसे कहें आम शब्दों में तो ये है ऑनलाइन पीछा करना, आपको परेशान करने के लिए पीछा करना ऑनलाइन।
As you can see on the screen, these lines, a kind of online harassment wherein the victim is subjected to a barrage of online messages and emails. यानी कोई आपको लगातार रिपीटेडली बहुत सारी मैसेजेस कर रहा है, बहुत सारी ईमेल्स कर रहा है और आपको हैरिश कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। आइए देखते हैं, जो पर्सन इस काम को करता है उसे साइबर स्टॉकर कहते हैं। तो वो क्या करता है, किस तरीके से हमें परेशान करता है। साइबर स्टॉकर्स कलेक्ट ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट विक्टिम। सबसे पहले वो आपके बारे में, विक्टिम के बारे में, जिसे उन्हें परेशान करना है उसके बारे में उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। मे पोस्ट information on any filthy or illegal website or subscribe them with your information, और देन वो आपकी इकट्ठी की हुई इन्फॉर्मेशन को किसी भी इलीगल, किसी भी ऑप्शंस फिल्दी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। साथ में ऐसा भी कर सकते हैं वो कि आपकी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कुछ भी नेगेटिव वेबसाइट्स या सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं वो, क्योंकि आप जानते होंगे जब भी हम किसी चीज़ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमसे हमारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, ईमेल मांगा जाता है, तो वहाँ पर वो आपकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। पीपल हु कम अक्रॉस दिस इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कॉलिंग और सेंडिंग मैसेजेस, ईमेल्स टू विक्टिम फॉर ऑब्सीन रीज़न। और फिर उसके बाद क्या होता है, आप अंदाज़ा लगाइए इन लाइनों से कि जब आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी वेबसाइट्स पर, गलत वेबसाइटों पर, ऑब्सीन वेबसाइट्स पे डाल दी जाती है तो लोग आपको अननेसेसरी कॉलिंग करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं ऑब्सीन रीजंस के लिए। मे आस्क यू फॉर वेरियस फेवर्स और थ्रेटन विक्टिम। इसके अलावा जो स्टॉकर्स हैं वो आपको थ्रेट भी करते हैं, आपसे तमाम तरह के फेवर्स मांगते हैं। तो ये सब कुछ है साइबर स्टॉकिंग के बारे में। तो काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है आप सभी को। जब आप ऑनलाइन मीडियम का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप हर एक जगह ऐसे ही बिना सोचे समझे ना डालें, क्योंकि वो अगर स्टॉकर्स के हाथ लग गई तो आप समझ सकते हैं कि क्या उसका मिसयूज़ हो सकता है। द नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग र्यूमर्स ऑनलाइन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम। र्यूमर्स फैलाना, ऑनलाइन गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना। Let's read these lines. Posting false information, comments और spreading rumors on social media. सोशल मीडिया आजकल हम ज़्यादातर लोग किसी ना किसी सोशल मीडिया पोर्टल से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हमें तमाम तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो ऐसा करना इज़ अ क्राइम। मे ट्रिगर पैनिक और हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ अदर पीपल रिजल्टिंग इनटू क्लैशेस और इवन राइट्स एट्सेट्रा। ऐसा करने से आप समझ सकते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। किसी भी रिलीजन के लिए अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन, इस तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं तो उसके सेंटीमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, किसी पर्सन के सेंटीमेंट हर्ट हो सकते हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज में आप ये मान लीजिए क्लैशेस तक अराइज हो जाते हैं, राइट्स तक हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स तक हो जाते हैं। हमारे देश के संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में IT एक्ट ऑफ इंडिया जो बना हुआ है उसमें इस चीज़ को एक पनिशेबल ऑफेंस की तरह से दर्ज किया गया है, र्यूमर्स को ऑनलाइन स्प्रेड करना। और इसके लिए हमें फ़ाइन तक, करने वाले को फ़ाइन तक हो सकता है, इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है 3 इयर्स के लिए। तो हमें इसे बचना चाहिए। हमें हमेशा इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या फेक है और क्या फैक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ये आपके लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं कि हाउ यू कैन स्पॉट फेक न्यूज़। सो आई विल रीड दिस लाइन्स फॉर यू। आपको सोर्सेज को कंसीडर करना चाहिए कि किस सोर्स से इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, वो सोर्स रिलायबल है या नहीं। ऑथर के बारे में चेक करिए, किसने उसे लिखा है, वो रिलायबल है या नहीं। डेट देखिए कि किस डेट की इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी लोग बहुत पास्ट की इन्फॉर्मेशन को करेंट में पब्लिश कर देते हैं, जबकि कुछ वो पुरानी इंसिडेंट हुई होती है और उसे करेंट में पब्लिश कर देते हैं। तो हमें डेट को भी चेक करना चाहिए कि कहीं ये बात पुरानी तो नहीं है। इसके अलावा अपने वॉइसेस को आप लोगों को चेक करना चाहिए। रीड, इसके अलावा हमें केवल आउटलाइंस ही नहीं पढ़नी चाहिए, उसके बाद फर्दर उस चीज़ को एक्सप्लोर करके देखना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन है। सपोर्टिंग सोर्सेज क्या क्या उसके साथ बता रखे हैं, क्या वो रिलायबल आपको नज़र आते हैं, या सिंपली कभी कभी कुछ लोग जोक करने के लिए भी ऐसा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल आप इस चीज़ को भी चेक करिए कि कहीं किसी ने ये जोक तो नहीं किया है उस पर बिलीव करने से पहले।
और फाइनली एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करिए। अगर आपको कुछ रियलिटी नज़र आए तब ही उस चीज़ पे विश्वास करिए। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फिशिंग। इस साइबर क्राइम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ओल्डेस्ट टाइप का साइबर अटैक कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1990s से हुई है और आज भी सबसे ज़्यादा होने वाला, सबसे हार्मफुल साइबर अटैक है ये। एग्जैक्टली क्या होता है इस अटैक में और कैसे हमें इसे हैंडल करना चाहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। इस साइबर क्राइम में जो इस क्राइम को करने वाला है वो ईमेल को एक वेपन की तरह से यूज़ करता है। ईमेल को यूज़ किया जाता है जिसमें कि हमें, यानी कि जो विक्टिम है, जो भी इस फ्रॉड का शिकार होता है ना, उसे ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो मेल उसके पास आई है वो मेल कुछ यूज़फुल मेल है उसके लिए, और साथ में उस मेल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, मैसेजेस भी यूज़ किए जाते हैं, उस पर्सन की बैंक डिटेल, उसकी फाइनेंशियल डिटेल हासिल की जाती है, हासिल करने की कोशिश की जाती है। और एक बार अगर हम इस ट्रैप में फंस जाए तो फिर हम अनसिक्योर हाथों में अपनी इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डिटेल दे बैठते हैं और फिर आप समझ सकते हैं किस भी तरह का मॉनेटरी लॉस हमें वियर करना पड़ सकता है। इसमें जो मेल्स हमें आती हैं उनमें हमें लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं या अटैचमेंट साथ में आते हैं जिनको क्लिक करने के लिए या जिनको डाउनलोड करने के लिए हमसे बोला जाता है। और जब हम ऐसा कर बैठते हैं तो फिर एग्जैक्टली हम विक्टिम बन जाते हैं और हम अपनी इन्फॉर्मेशन गलत लोगों को दे बैठते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेडेड, बहुत पुराना, बहुत ही हार्मफुल एक अटैक है। आज अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ देखें, अगर आप अपने ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं उस इंस्टीट्यूशन के साथ, तो वहाँ वार्निंग मैसेजेस आपको वार्न करने के लिए होम पेज पर ही लगे होते हैं, वी अवेयर ऑफ फिशिंग अटैक। उसका अर्थ यही होता है कि आपको सावधान रहना है फिशिंग अटैक से। समय समय पर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको इस तरह के मैसेजेस, एसएमएस या ईमेल्स भेजते हैं कि कभी भी हम आपसे आपकी डिटेल नहीं पूछते हैं, तो हमारे नाम से अगर आपसे कोई भी आपसे डिटेल पूछे तो आप किसी के संग शेयर ना करें। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी कॉल, कोई भी ईमेल, कोई भी मैसेज अगर आपके पास इस तरह का आता है कि मैं फ़लाने बैंक से बोल रहा हूँ और आपका अकाउंट है हमारे बैंक में, आप अपने अकाउंट को अपडेट कराने के लिए अपनी डिटेल कंफर्म कर दीजिए, तो अलर्ट हो जाइए और समझ जाइए कि कोई भी बैंक कॉल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू ऐसा नहीं करता है और डेफिनेटली ये एक फ्रॉड कॉल है और आपको किसी भी तरह का लॉस पहुंचा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिशिंग अटैक। नेक्स्ट, मैंने आप लोगों के लिए इन ऑनलाइन तमाम जो स्कैम्स आजकल इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, इनसे आप कैसे बच सकते हैं, इसके लिए कुछ सिक्योरिटी प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ मेंशन किए हैं। तो आई वुड लाइक यू टू गिव योर फुल अटेंशन टुवर्ड्स दीज लाइन्स। Number 1, I am reading it for you. Never enter your personal or financial information on any unsecure website. कोई भी unsecure वेबसाइट है उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंटर ना करें। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेबसाइट अनसिक्योर है? इसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियो जो था उसमें मैंने आपको तरीका बताया था, आप उसे देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर मैंने उस वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है। नेवर रिप्लाई टू ईमेल्स फ्रॉम एनी अननोन और अनरिलायबल सोर्स। कोई भी ईमेल अगर आपके पास स्ट्रेंज आपको नज़र आती है, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे कभी भी रिप्लाई ना करें। नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक दैट यू हैव रिसीव्ड इन योर ईमेल। अगर ईमेल में आपके पास कोई भी लिंक सेंड किया गया है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू क्लिक दैट लिंक, तो इवन अगर आप सेंडर को जानते भी हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें। और अगर ऐसा करना ही पड़ रहा है तो उस लिंक को कॉपी करके ब्राउज़र में अलग से पेस्ट करके आप उसे ओपन करें। ओके,
नेवर रिस्पॉन्ड टू एन ईमेल और एडवर्टीजमेंट क्लेमिंग यू हैव वॉन समथिंग। ये बहुत होता है आजकल, आप लोग देखते होंगे, मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्पाम ईमेल्स आती है जिसमें इस तरह का मैसेज होता है, ऐसे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होते हैं कि आप इतना अमाउंट जीते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन दिस मच ऑफ मनी, यू हैव वॉन अ लॉटरी। और देन हम उन मेल्स को खोलकर जब उन लिंक्स को क्लिक करते हैं तो हम कुछ ऐसी जगह रिडायरेक्ट हो जाते हैं जहाँ पर कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को गलती से अगर दे बैठे, देन वी विल बी यू नो द विक्टिम ऑफ फिशिंग और फार्मिंग अटैक। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। नाउ आई विल टेल यू अबाउट इलीगल डाउनलोड्स। आज जब हम इंटरनेट पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तो सब कुछ हम लोग इंटरनेट से करने लगे हैं, तो कहीं अनजाने में अननोइंगली हम कुछ ऐसे क्राइम ना कर बैठें जिनका हमें पता ही नहीं है। तो मेरे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है आपको अवेयर करना, जैसा कि मैंने बिगनिंग में बताया था, जिससे कि गलती से भी आप कुछ क्राइम या गलती ना कर बैठें। तो प्लीज़ सी व्हाट इज़ इलीगल डाउनलोड्स। Items such as software, movie, video, photograph, etc. that are copyrighted in the favor of the creator, owner, producer remain available against a payment। देखिए, ये आप एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो जानते होंगे कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी मूवी, कोई भी वीडियो, कोई भी फोटोग्राफ अगर उसके साथ कॉपीराइट लिखा हुआ है, इट मीन्स कि उसके राइट्स रिजर्व हैं किसी पर्सन के पास, किसी कंपनी के पास। तो आप अगर उसे यूज़ करना चाहते हैं तो पेमेंट देकर या परमिशन लेकर ओनर की आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप बिना परमिशन के, बिना पेमेंट के अगर इंटरनेट से उसे डाउनलोड करते हैं तो इट इज़ यू नो अ क्राइम, और आपको इसके लिए क्लेम भी किया जा सकता है। सच आइटम्स कैन नॉट बी डाउनलोडेड, कॉपीड, रिप्रोड्यूस्ड और रीसोल्ड विदाउट ओनर्स परमिशन। Downloading, obtaining these items using an illegal way without owner's consent or payment is known as illegal download। और अगर आप ऐसा करते हैं बिना ओनर की, क्रिएटर की, जिसके पास उनके राइट्स रिजर्व में, परमिशन के, अगर आप कुछ इलीगल तरीक़ों से अगर आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं, पा लेते हैं अगर आइटम को, तो फिर ये इलीगल डाउनलोड कहलाता है। तो आपको इसके साथ भी ध्यान रखना है। आज हम इंटरनेट का जब यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स को खास करके मैं अवेयर करना चाहूँगा कि आप लोग जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं, कोई अगर आपको असाइनमेंट दिया जाता है आपके स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, तो आप लोग इंटरनेट से कोई भी चीज़ ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके और पब्लिश करते हैं उसे, तो कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा ना करें, इट इज़ अ गुड सोर्स, बट आप जहाँ से उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं उस सोर्स को आप एक्नॉलेज ज़रूर करिए अपनी वर्क में। ओके, सो रिमेंबर दीज थिंग्स। नाउ आई विल टॉक अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो कि एक काफ़ी आई विल से ध्यान देने वाली चीज़ है सभी के लिए। सो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, लेट्स रीड। एनी विजुअल और रिटन रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग इमेजेस, मूवीज, टेक्स्ट एट्सेट्रा दैट डिपिक्ट और एडवोकेट सेक्शुअल मोलेस्टेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी वन अंडर द एज ऑफ 18। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि 18 ईयर्स की एज से छोटे जो भी होते हैं वो सब चाइल्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर उन्हें किसी मूवी के थ्रू, किसी इमेज के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू अगर सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो फिर ये पोर्नोग्राफी कहलाता है। तो ये भी एक बढ़ता हुआ क्राइम है इंटरनेट पर। IT Act 2000 and IPC Indian Penal Code 1860 provides protection from child pornography। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो IT Act 2000 बना हुआ है, इंडियन पेनल कोड 1860 में इस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। इवन जो अमेंडमेंट हुआ है IT बिल में, सेक्शन 67 जो बताता है that not only creating and transmitting obscene material in electronic form but also to browse such sites is an offense। आर यू गेटिंग कि अगर आप इंटरनेट पर कोई ऑब्सीन मटेरियल ब्राउज भी करते हैं, अगर आप इंटरनेट पर कोई पॉर्न मूवी भी देख रहे हैं, अगर आप कुछ भी ऐसा मटेरियल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो एट वर्क प्लेसेस, एट डिफरेंट प्लेसेस, नो वन इज़ अलाउड टू
यू नो ब्राउज इवन सच आइटम्स, ऑब्सीन आइटम्स। तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। हम सभी को इस चीज़ से सावधान रहना है। खास करके मैं यंग जनरेशन को, 18 ईयर से कम के जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, नेटिजन्स हैं जो हमारे, उनको मैं वार्न करना चाहूँगा कि इफ़ यू फेस एनी सच काइंड ऑफ थिंग विद यू, तो इमीडिएटली inform it to your elders, to your teachers, so that it cannot be, you know, go ahead. Now the next thing is ransomware. रैनसम आप सभी लोग जानते होंगे। रैनसम मीन्स, हम लोग हिंदी में अगर सही शब्द मैं प्रयोग करूं, फिरौती इसे कहते हैं। जनरली रियल लाइफ में किडनैपिंग से रिलेटेड ये टर्म है आपका। तो यहाँ पर इसका क्या सेंस है, देखिए, वेयर मीन्स एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। तो रैनसम वेयर एक्चुअली में ये ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं और इस तरह के मैसेजेस डिस्प्ले करते हैं जिसमें हमसे कुछ अमाउंट डिमांड किया जाता है और हमारे कंप्यूटर को वो लोग कैप्टिवेटिव बना लेते हैं। यानी बाय द मीन ऑफ प्रोग्रामिंग, बाय द मीन ऑफ देयर इंटेलिजेंस, दे आर द डिस्ट्रक्टिव पर्सन। वो हमारे कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और देन हमसे एक अमाउंट डिमांड करते हैं, एक रैंसम डिमांड करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हमारे कंप्यूटर पे भेज दिए जाते हैं, इंस्टॉल कर दिए जाते हैं बिना हमारी कंसेंट के, जब हम इंटरनेट से वर्क कर रहे होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं और देन हमें कुछ भी नहीं करने देते। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे सामने मैसेज आता है कि योर सिस्टम इज़ लॉक्ड एंड if you want to work again, pay this much in this account। तो इस तरीके की यू नो आपको आई डोंट थिंक कि पता होंगी चीज़ें भी आज नेट पर हो रही हैं। तो दिस काइंड ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर, इज कॉल्ड ransomware। दिस क्लास ऑफ मालवेयर इज अ क्रिमिनल मनी मेकिंग स्कीम दैट कैन बी इंस्टॉल्ड थ्रू डिसेप्टिव लिंक्स इन एन ईमेल मैसेज, इंस्टेंट मैसेज और वेबसाइट। ये आता कहाँ से है? देखिए, ये मैंने आपको बताया है, आपके पास कुछ ऐसी ईमेल्स आ जाती हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाती हैं जिनमें कुछ लिंक्स होते हैं जिन्हें आप क्लिक करते हैं और फिर इस तरह के सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पे डाउनलोड हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ अटैक इंक्लूड टेम्परेरी और परमानेंट लॉस ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर इस तरह का अटैक आपके ऊपर हुआ है? तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टेम्परेली या परमानेंटली आप लॉस कर सकते हैं, लॉस्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रप्शन टू रेगुलर ऑपरेशन, आपके रेगुलर जो वर्क है वो आप नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल लॉसेज इनकर टू रिस्टोर इन्फॉर्मेशन एंड हार्म टू ऑर्गेनाइजेशंस रेपुटेशन, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन तक पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है जब आप अपने सिस्टम के फेलियर की वजह से सर्विसेज नहीं दे पाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स जो मैंने लगा रखे हैं कि किस तरीके के मैसेजेस अपीयर होते हैं। योर फाइल्स आर इनक्रिप्टेड, आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, मींस डी को ऐसी फॉर्म में ला दिया जाता है कि आप उसे यूज़ ही नहीं कर सकते। योर फोन, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट फाइल्स हैव बीन इनक्रिप्टेड विद यूनिक की जनरेटेड फॉर दिस कंप्यूटर। सिम्टम्स अगर बात करें रैंसमवेयर अटैक के, क्या होंगे? कुछ फाइल्स आपकी ओपन नहीं हो पाती हैं, बैकग्राउंड वॉलपेपर आपका चेंज हो जाता है और एक रैंसम डिमांड आपको दिखाई देने लगती है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स इफ यू सी, इट मीन्स कि योर सिस्टम इज इन्फेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ मालवेयर। योर पर्सनल फाइल्स आर इनक्रिप्टेड, प्राइवेट की विल बी डिस्ट्रॉयड इन टाइम लेफ्ट। आपको टाइम शो किया जाता है कि इस टाइम में एक की जो आपके सिस्टम को रिस्टोर कर सकती है वो लॉस्ट हो जाएगी। पे नाउ दिस मच, यहाँ इस तरह से आपसे डिमांड की जाती है। सो वी आर हियर फ्रेंड्स। नाउ आई विल लेट यू नो हाउ यू कैन रिपोर्ट a cyber crime if you or any near or dear one of yours is a cyber crime victim. So as you can see on the screen, in case of any cyber crime, victim must report it firstly to parents, school institute, authorities and then to police. जिसने भी साइबर क्राइम को फेस किया है, जो भी साइबर क्राइम विक्टिम है, सबसे पहले वो अपने बड़ों को, अगर स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो वहाँ जो प्रिंसिपल्स होते हैं या जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं उनको इन्फॉर्म करे, या अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करे, और देन
हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नॉर्मल क्राइम में जिस तरीके से हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, सिमिलर बिल्कुल उसी तरीके से साइबर क्राइम की भी रिपोर्टिंग की जा सकती है। इसकी प्रोसेस कुछ अलग नहीं है। आप रिटन में आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको आप लिखकर और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं। साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए लोकल पुलिस स्टेशन पर साइबर सेल आपके फॉर्म किए गए हैं, जिन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं। इवन आज जब हम टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब सिचुएशन अराइज हो सकती हैं, तो इनकी हैंडलिंग के लिए भी ये प्रोविज़न्स मौजूद हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू एफआईआर आपकी लॉग कर सकते हैं। तो हर एक, हमारी कंट्री में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट ने EFIR की फैसिलिटी दी हुई है। Apart from above, IT Act of India categorically provides that a cyber crime has global jurisdiction. इस चीज़ को मैं चाहूँगा आप लोग ध्यान से समझें। साइबर क्राइम हैज़ ग्लोबल ज्यूरिसडिक्शन। इट मीन्स कि साइबर क्राइम आप किसी भी साइबर सेल पर रिपोर्ट कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ कमिट हुआ है, जिस भी सिटी में, जिस भी एरिया में वो कमिट हुआ है। नॉर्मल क्राइम में हमें उसी एरिया की पुलिस स्टेशन पे जाके रिपोर्ट करना होता है, लेकिन अगर इफ़ यू आर द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम देन यू कैन अप्रोच एनी साइबर सेल and you can report about the mishappening that you have faced. So please take caution of this thing, because in the beginning मैंने आपको बताया था कि in the last year 2019 Indians have lose 1.2 trillions and that was mainly because of unawareness and mainly because of they were lacking in the knowledge of how they should report. So I have just made you familiar that how can you report the cyber crime. Now we will talk about the computer forensics. See, ये एक बहुत ही न्यू टर्म है जो आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में शायद आपने देखा होगा। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाऊँ, कंप्यूटर फोरेंसिक्स इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिजिटल एविडेंसेस आपके फाइंड किए जाते हैं और उनकी हेल्प से जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। साथ में यह तय किया जाता है कि जो भी एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस आपके ऑल्टर्ड ना हों और ओरिजिनल रहें। तो ये आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस और लॉ के एलिमेंट्स को कंबाइन करके, और ये आज कंप्यूटर फोरेंसिक्स का प्रोसेस यूज़ किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में डिजिटल एविडेंसेस क्रिएट करने के लिए, जहाँ पर कंप्यूटर मीडिया को एनालाइज किया जाता है। तो बड़ा हेल्प आज क्राइम को डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट्स को इससे मिलती है, कंप्यूटर फोरेंसिक्स से। अब हम बात करेंगे साइबर लॉ एंड IT एक्ट की। साइबर लॉ, साइबर जो वर्ड है एक्चुअली में ये इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाने वाला एक जेनरिक टर्म है। तो अगर साइबर लॉ की बात करें तो वो लॉ जो कि इंटरनेट और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मींस के लिए आपका बना हुआ है। आइए पढ़ते हैं इस स्क्रीन पर जो लिखा है। साइबर लॉ इज़ अ जेनरिक टर्म विच रेफर्स टू ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी आस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट एंड WWW। यहाँ पर एक नया टर्म आप लोगों के सामने आएगा, नेटिजन्स। नेटिजन्स सिटीजन से ही बना है। नेट के जो सिटीजन्स हैं, यानी इंटरनेट पर जो पॉपुलेशन है, इंटरनेट यूज़ करने वाली जो भी पॉपुलेशन है वो नेटिजन्स कहलाती है, और जो इंटरनेट का एरिना है हमारा वो साइबर स्पेस कहलाता है। तो नेटिजन्स की और साइबर स्पेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो साइबर लॉ के अंडर में आती हैं। द ग्रोथ ऑफ ई-कॉमर्स प्रोपेल्ड द नीड फॉर वाइब्रेंट एंड इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड क्रूशियल फॉर इट्स सक्सेस। हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में, सारी कंट्रीज़ में ई-कॉमर्स इतना ग्रो हो रहा है, तो इससे ये चीज़ और आपकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी है कि एक हमारे यहाँ वाइब्रेंट और इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो, जो कि यहाँ पर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे हैंडल कर सके। इन इंडिया द साइबर लॉ आर एनफोर्स्ड थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 विच वाज नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000। इस डेट को आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं। ये वो डेट थी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 नोटिफाई किया गया था, और ये बेस था UN के एक और दूसरे लॉ पर
which was United Nations Commission for International Trade Related Laws. IT Act 2000's prime purpose was to provide legal infrastructure for e-commerce in India. जैसा कि मैंने बताया, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था ई कॉमर्स को एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना. द एक्ट वाज अमेंडेड इन December 2008 थ्रू IT Amendment Act 2008 to focus on information security and added several sections on offenses including cyber terrorism and data security and penalties. बहुत सारी नई प्रोविजंस, नई सारी पनिशमेंट, पेनल्टीज़ इसमें जोड़े गए इस एक्ट में. 2000 के बाद ईयर 2008 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया. इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम October 2007-2009 और उसके बाद ये नया जो लॉ है अमेंडमेंट के साथ इन्फोर्स हुआ इस डेट से October 27, 2009 से. इट इंक्लूडेड प्रोविज़न ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ई गवर्नेंस, अमेंडमेंट टू वेरियस अदर रिलेटेड लॉ. ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई. डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ई गवर्नेंस और दूसरे जो रिलेटेड लॉज हैं उनको भी बदला गया इसके लिए. इस स्क्रीन पर आपको मैंने कुछ कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में बताया है. शॉर्ट में हम इसे SNS कहते हैं. आप लोग सभी लोग इन सब से फैमिलियर होंगे. फेसबुक जैसा कि आप जानते हैं, इसमें आप पोस्ट शेयर कर सकते हैं, इमेजेस शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं. इसमें लाइक, शेयर और कमेंट करने के ऑप्शन होते हैं. ट्विटर की बात करें, ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसको ऑलमोस्ट हमारे यहाँ सारे सेलिब्रिटीज़, सारे लीडर्स, सभी लोग, बिजनेस पर्सनैलिटीज़, सब लोग यूज़ करते हैं अपने साथ. जो कुछ भी उनके साथ इंसिडेंट्स, जो भी उनके रूटीन में चीज़ें हो रही होती हैं उसको इन्फॉर्म करने के लिए अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को. तो इसमें आप लेकिन स्मॉल मैसेजेस ही पोस्ट कर सकते हैं अप टू 280 कैरेक्टर्स तक, इमेजेस और वीडियोस के साथ. इसके अलावा प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छा पोर्टल बना हुआ है लिंक्डइन नाम से, जिस पे आप अपना रिज्यूम, डिटेल रिज्यूम के साथ अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम एक और ये पोर्टल है जिस पर फ़ोटो शेयरिंग के लिए वीडियो शेयरिंग के लिए बहुत यूज़ किया जाता है. अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालना चाहते हैं तो इसका ही एक और वेरिएशन है IGTV, इंस्टाग्राम TV, उसके थ्रू आप लॉन्ग वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरे अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करें तो यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, गूगल प्लस है, पिंटरेस्ट है, रेडिट है, इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं. तो आई थिंक ये सब कॉमन चीज़ें हैं, बट इट वाज द पार्ट ऑफ माय डिस्कशन, तो मुझे आपको बताना था. अगर हम बात करें सोशल नेटवर्क्स की, तो सोशल नेटवर्क्स आपके बहुत रैपिड स्पीड से ग्रो हो रहे हैं. जैसा कि मैंने बिगनिंग में आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया था, आपने उसमें देखा होगा. तो यहाँ पर इसका एप्रोप्रिएट यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स में हम लोग आ सकते हैं. तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डिजिटल फुटप्रिंट्स, या जिसे डिजिटल टैटूज़ भी कहते हैं. ये क्या होता है? दीज आर द रिकॉर्ड्स एंड ट्रेसेस इंडिविजुअल्स लीव बिहाइंड एज दे यूज़ द इंटरनेट. जब हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो अपने जो रिकॉर्ड, अपने जो ट्रेसेस हम वहाँ छोड़ते हैं वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स कहलाते हैं. जैसे नॉर्मल हम लोग वॉक करते हैं, हमारे फुटप्रिंट्स बन जाते हैं और कोई भी हमें फॉलो कर सकता है उन पर कि हम कहाँ पे हैं, उनको फॉलो करते हुए. सिमिलरली हम इंटरनेट पर जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उससे एक हमारी वहाँ पे इमेज बिल्ड हो जाती है, एक हमारा वहाँ पे इम्प्रेशन बिल्ड हो जाता है, जिसे कि डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं. और कोई भी हमें फिर उसका यूज़ करके सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकता है. इंटरेक्शन ऑन सोशल मीडिया, योर फ्रेंड सर्किल ऑन सोशल मीडिया, साइट्स यू विजिट, ऑनलाइन परचेजेज, लोकेशन विजिटेड थ्रू फेसबुक चेक इन एटसेट्रा, ऑल मेकअप डिजिटल फुटप्रिंट्स. आजकल देखिए बाकी सब चीज़ें तो कॉमन है. मैं लास्ट वाले आइटम को डिस्क्राइब करना चाहूँगा, लोकेशन विजिटेड थ्रू फेसबुक चेक इन्स. हम लोग कहीं विजिट करते हैं, जाते हैं, तो फ़ौरन से हम शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि वी हैव चेक इन टू दिस प्लेस, हम इस जगह आए, हम मूवी देख रहे हैं, हम एयरपोर्ट पर हैं. तो ये फैसिलिटीज़ के साथ साथ हमें थोड़ा सा कॉशियस भी रहने की ज़रूरत है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वी आर टेलिंग अदर्स अबाउट आवर लोकेशन. लाइक ऑर्डिनरी फुटप्रिंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑफर द पॉसिबिलिटी टू फॉलो योर ट्रेल. ध्यान दीजिएगा इस लाइन को. जैसा कि मैंने बताया था, ऑर्डिनरी फुटप्रिंट से जैसे आपको फॉलो किया जा सकता है, उसी तरीके से डिजिटल फुटप्रिंट से भी आपको सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर फॉलो किया जा सकता है. डिजिटल फुटप्रिंट्स लास्ट फॉर एवर. एक बार को ऑर्डिनरी फुटप्रिंट आपके वॉश आउट हो जाएंगे, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट
याद रखिएगा, हमेशा के लिए हो जाते हैं। और देखिए, ध्यान दीजिए इन चीज़ों को, कितना इनका यूज़ कितना इंटेलिजेंटली एम्प्लॉयर्स, साथ में इंस्टीट्यूशंस ये चेक करने के लिए कर सकते हैं कि आप कैसे हैं और आप अपने आप को एक्चुअली में कैसा पोज कर रहे हैं उनके सामने। तो वो आपकी डिजिटल फुटप्रिंट से आपकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली जैसा आप पोर्ट्रे कर रहे हैं उस तरह से आपका बिहेवियर है या नहीं। तो आप लोग कॉशियस रहिए। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ विच यू डू नोइंगली फॉर्म योर एक्टिव फुटप्रिंट्स। आप लोग जो काम नोइंगली जानकर करते हो, है ना, वो आपके एक्टिव फुटप्रिंट्स बनाते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कि आपकी सर्चेज़ हैं, आपके ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, आप जो गेम खेलते हैं, इससे आपके पैसे फुटप्रिंट्स क्रिएट होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स का आप लोग ध्यान रखिएगा। आपकी प्रोफाइल, आपकी एक इमेज, आप एक सोशल नेटवर्क में जो बिल्ड कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। इसी चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूं तो सोशल मीडिया का यूज़ करने के लिए जब हम कर रहे हैं तो कुछ एडवाइजेज़ हैं आपके लिए, ख़ास करके प्राइवेसी सेटिंग्स को लेकर। आप हर एक सोशल नेटवर्किंग पोर्टल पर आपको प्राइवेसी सेटिंग कंट्रोल करने की परमिशन होती है, तो उसका आप यूज़ करिए। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, हु ऑल कैन सी व्हाट यू हैव पोस्टेड। आप ये चीज़ तय कर सकते हैं कि कौन कौन देखे जो कुछ आप पोस्ट कर रहे हैं, किसके लिए आप पब्लिश कर रहे हैं, ये चीज़ आप सेट कर सकते हैं। हु ऑल कैन सेंड रिक्वेस्ट टू यू, आपको रिक्वेस्ट कौन सेंड कर सकता है। व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू इज़ विजिबल टू अदर्स। इसके अलावा आपकी प्रोफाइल की कितनी इन्फॉर्मेशन किस अमाउंट में किसको दिखेगी। तो ये सारी प्राइवेसी सेटिंग्स आपको करके रखनी चाहिए और देन यू शुड स्टार्ट यूजिंग सोशल नेटवर्क्स। नाउ एट लास्ट ऑफ माई वीडियो मैं आप लोगों को कुछ अच्छी एडवाइजेज़ देना चाहूँगा जिन्हें हम लोग नेटिकेट्स कहते हैं। जिस तरह से एटिकेट्स होते हैं, बच्चों को सिखाए जाते हैं कि ये अच्छी आदतें आपको फॉलो करनी चाहिए, उसी तरीके से जो नेटिजन्स हैं, जो नेट पर काम करने वाले, सोशल मीडिया पर काम करने वाले यूज़र्स हैं, उनको इन एटिकेट्स का, इन यूजेज रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। बी ऑथेंटिक, आपको हमेशा ऑथेंटिक रहना है, मीन्स फेक प्रोफाइल आपको नहीं बनानी, याद रखिए। बी सिक्योर, हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखिए, जैसे मैंने अभी आपको गाइड किया प्रीवियस स्क्रीन पर प्राइवेसी सेटिंग्स के ज़रिए। इसके अलावा हमेशा रिलायबल वेबसाइट को विज़िट करिए। तो अपने आप की सिक्योरिटी आपकी अपने हाथ में, जिसे आपको ध्यान रखना है। जितने भी मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स आपको बताए इस वीडियो में, तो उन सब का आप यूज़ करके और मेरे प्रीवियस वीडियो को देखकर आप लोग अपने आप को सिक्योर बना सकते हैं। वी रिलायबल, हमेशा रिलायबल रहिए, यानी आप दूसरों के साथ वैसे ही रहें जैसा कि आप दूसरों को अपने लिए चाहते हैं। डोंट पिक फाइट ऑनलाइन, कभी भी ऑनलाइन आपको कोई भी बुलिंग या किसी भी तरीके की फ़ाइट किसी के साथ नहीं करनी है। डोंट यूज़ फेक नेम्स और स्यूडो नेम्स, ये मैंने आपको बता ही दिया। प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी को संभाल के रखें, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जाना था किस तरीके से लोग आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज़ कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। इस वीडियो के साथ साइबर सेफ्टी पार्ट 1 जो था, आई बटन से उसका लिंक आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। डज़ योर इन्फॉर्मेशन पोस्ट पास द पब्लिसिटी टेस्ट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। किसी भी पोस्ट को पब्लिक करने से पहले आपको खुद उसे रियलाइज़ करना है, खुद चेक करना है कि क्या वो पब्लिक करने लायक है। जिस चीज़ को आप जिस कम्युनिटी में पब्लिश कर रहे हैं, क्या वहाँ की ऑडियंस के लायक है वो, कहीं वहाँ किसी तरीके की वो न्यूसेंस प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी, आपकी इमेज को तो स्पॉइल नहीं करेगी। तो ये चीज़ आपको कंफर्म कर लेनी है हर एक रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस को आप हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए। रेस्पेक्ट अदर सेंटिमेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया था इसी वीडियो में कि हमें दूसरों के सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना है। कोई भी र्यूमर इस तरीके से स्प्रेड नहीं करनी जिससे कि दूसरों के सेंटिमेंट हर्ट हो। इसके अलावा ट्रोलिंग वगैरह से बचना है, हमें बुलिंग से हमें बचना है, हमें कोई भी ऐसे डेरोगेटरी नेगेटिव कमेंट्स पास नहीं करने हैं। इसके अलावा खुद के लिए जो आए हुए कमेंट्स हैं, आप पोस्ट करते हैं तो दूसरे लोग कमेंट्स करते हैं, तो उन कमेंट्स को आप मॉनिटर करना सीखिए और जो भी नेगेटिव कमेंट आएँ उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा था,
बट आई हैव ट्राइड टू कंबाइन ऑल दोज थिंग्स जो हम सभी को पता होनी चाहिए आज जब हम इतना ज़्यादा नेट का और सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में इसे शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सारी चीज़ें जान पाएँ। एक अवेयरनेस ड्राइव की तरीके से मेरी इस वीडियो को आप लोग प्रमोट करिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब रखें, क्योंकि केवल कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी की टिप्स और वीडियोज़ ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिज़िक्स के वीडियोज़ भी हम इस पर लेकर समय समय पर रेगुलरली आ रहे हैं और आते रहेंगे। तो फ़िलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड लक फॉर यू, जिससे कि आप सेफली इंटरनेट का यूज़ कर पाएँ। थैंक यू वंस अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Click below to subscribe and watch more videos.